गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सब ठीक होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से हम कॉलेज में रेगुलर क्लासेस नहीं लगा पा रहे, इसलिए मैं आपको ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ। आशा है आप सब मन लगाकर पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है उत्तर गुप्त काल में पुष्यभूति या वर्धन वंश। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद उत्तर भारत में एक बार फिर राजनीतिक अव्यवस्था फैल गई थी। कई छोटे छोटे राज्य स्थापित हो गए जो अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए आपस में झगड़ने लगे। ऐसे समय में हुणों के आक्रमणों ने इस अव्यवस्था अराजकता की स्थिति को और भी बढ़ा दिया था। भारतीय राजनीति और समाज पर इस समय चारों तरफ से विपत्ति छाई हुई थी। ऐसे ही समय में थानेसर में एक महापराक्रमी राजा का प्रादुर्भाव हुआ, जिसने भारतीय सीमाओं की रक्षा की। यह व्यक्ति था पुष्यभूति। इसने पुष्यभूति वंश की स्थापना की। इस वंश के प्रारंभिक शासकों के विषय में हमें अधिक जानकारी नहीं है। पुष्यभूति के उत्तराधिकारियों के नामों में नरवर्धन, आदित्यवर्धन, राज्यवर्धन आदि के नाम मिलते हैं। इस वंश के शासकों के नाम के अंत में वर्धन शब्द जुड़ा हुआ है। इसी कारण यह वंश इतिहास में वर्धन वंश के नाम से प्रसिद्ध हुआ और इसी वंश में हर्षवर्धन एक महान प्रतापी शासक हुए हैं। वर्धन वंश का प्रारंभिक इतिहास बाण के हर्षचरित से ज्ञात होता है कि पुष्यभूति वंशीय नरेश सूर्यवंशी अक्षत्रिय थे, लेकिन आर्य मंजूश्री मूलकल्प नामक बौद्ध ग्रंथ में इन्हें वैसे बताया गया है। हिमसांग भी इन्हें वैसे ही बताते हैं, इसलिए कुछ इतिहासकारों ने इन्हें वैसे बताया है, लेकिन कनिंघम और अधिकतर इतिहासकारों के अनुसार पुष्यभूति वैसे नहीं थे, बल्कि ये अक्षत्रिय थे। बाण के हर्षचरित से पता चलता है इस वंश का आदि पुरुष पुष्यभूति था, जो शैव धर्म का अनुयायी था। इसने थानेसर में अपना राज्य स्थापित किया। पुष्यभूति के बाद के शासकों में हर्षचरित में उनका उल्लेख नहीं है। हर्ष के अभिलेखों में पुष्यभूति का उल्लेख नहीं मिलता। हर्ष के अभिलेखों में से हर्ष के पहले के 5 राजाओं का उल्लेख हमें मिलता है। ये हैं नरवर्धन, राज्यवर्धन प्रथम, आदित्यवर्धन, प्रभाकर वर्धन और राज्यवर्धन द्वितीय। कुछ विद्वानों का मानना है कि नरवर्धन ही इस वंश का प्रथम ऐतिहासिक राजा था। डॉक्टर राजपल्ली पांडे के अनुसार पुष्यभूति गुप्तों के अधीन सामंत थे। गुप्त साम्राज्य की शक्ति कमजोर होने पर उन्हें अपनी राजनीतिक शक्ति की स्थापना कर ली थी। इस वंश के प्रारंभिक 3 शासक थे, नरवर्धन, राज्यवर्धन, आदित्यवर्धन। इन तीनों राजाओं ने महाराज की उपाधि धारण की हुई थी, जिससे जाना जाता है कि ये सामंत शासक रहे होंगे। वर्धन वंश के प्रारंभिक 3 राजाओं ने 520 ईस्वी से 580 तक शासन किया था। प्रभाकर वर्धन इस वंश का पहला स्वतंत्र शासक था। प्रभाकर वर्धन थानेसर का प्रथम शक्तिशाली राजा था, जिसने परम भट्टारक की उपाधि धारण की थी। मधुबन अभिलेख बताया गया है कि उसकी शक्ति चारों समुद्रों तक फैली थी। बाण ने अपने हर्षचरित में बताया है कि प्रभाकर वर्धन वह हुन रूपी हिरण के लिए सिंह था, सिंधु राज के लिए जवर था, गांधार राज रूपी सुगंध हाथी के लिए महामारी, गुर्जर देश की निद्रा को भंग करने वाला, लाटों की पटुता का अपहरण करने वाला,
मालवा देश की लता रूपी लक्ष्मी की शोभा को नष्ट करने वाला परशु था। लेकिन बाण का कथन कुछ इतिहासकार विश्वसनीय नहीं मानते। लेकिन ये भी संभव है कि प्रभाकर वर्धन ने अपनी रक्षा के लिए हुम, सैंधव, गुर्जर, गांधार, लाट आदि पड़ोसी दूरस्थ राजाओं के साथ युद्ध लड़ा था। लेकिन उसका राज्य थानेसर तक ही सीमित था। वह सूर्य का उपासक था और हर चरित्र के अनुसार सूर्य की अनुकंपा से ही उसकी पत्नी यशोमती देवी से उनकी 3 संतानें उत्पन्न हुई, जिनमें उनके 2 पुत्र राज्यवर्धन और हर्षवर्धन, एक पुत्री राजश्री। उसने अपनी पुत्री का विवाह कन्नौज के शासक ग्रयवर्मन के साथ किया था। उसके जीवन के अंतिम दिनों में ही हुणों ने सीमाओं पर आक्रमण करना शुरू कर दिया था, जिसको दबाने के लिए उसने अपने बड़े बेटे राज्यवर्धन को वहां भेजा। लेकिन पीछे से ही 606 ईस्वी में प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो गई। इसके बाद हम हर्षवर्धन के बारे में जानते हैं। इनका शासनकाल 606 ईस्वी से 47 ईस्वी तक रहा। हर्षवर्धन का जन्म 590 ईस्वी में हुआ था। वह थानेसर के राजा परम भट्टारक महाराजधिराज प्रभाकर वर्धन का छोटा पुत्र था। उसकी माता का नाम यशोमती। उसमें बचपन से ही चक्रवर्ती सम्राट बनने के गुण विद्यमान थे। हर्ष का बाल्यकाल उसके मामा के लड़के भंडी और मालराज महासेन गुप्त के लड़कों कुमार गुप्त और माधव गुप्त के साथ व्यतीत हुआ था। हर्ष को राजकुमारों के अनुकूल शिक्षा दीक्षा दी गई थी। वह विभिन्न प्रकार की शिक्षाओं में निपुण था। उसने युद्ध की शिक्षा के साथ साथ दूसरी विद्याओं, साहित्य, ललित कलाओं की भी शिक्षा प्राप्त की थी। उसने सभी में योग्यता हासिल कर ली थी, क्योंकि बाद में एक प्रसिद्ध लेखक भी बना था। सिंहासन की प्राप्ति 605 ईस्वी में उसके पिता की सूरी 606 ईस्वी इनके पिता के प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो गई। इनकी माता यशोमती उनके साथ ही सती हो गई थी। ऐसी परिस्थिति में हर्ष का बड़ा भाई राज्यवर्धन सिंहासन पर बैठा। लेकिन सिंहासन पर बैठते ही उन्हें समाचार मिला कि उनके बहनोई कन्नौज के शासक ग्रयवर्मन की हत्या कर दी गई है और उनकी बहन रासरी को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया गया है। तो वह तुरंत ही सेना लेकर शत्रु को पछाड़ने के लिए चल पड़ा। उसने मालवा के शासक देवगुप्त को मार डाला, लेकिन धोखे से गौड़ के शासक संसाक ने राज्यवर्धन की भी हत्या कर दी। ऐसी विकट परिस्थितियों में 606 ईस्वी में थानेसर के राज दरबारियों ने परिचर्चा के बाद, परामर्श के बाद हर्ष को वहां का शासक बनाया। हर चरित्र से हमें पता चलता है कि पहले तो वह सिंहासन ग्रहण करने में संकोच कर रहा था, लेकिन उनके सेनापति सिंहनाद ने उन्हें समझाया और समझाने के बाद इन्होंने इस प्रकार ये 606 में हर्ष थानेसर का शासक बना। इसी वर्ष उसने हर्ष संवत भी चलाया। राज्यारोहण के समय उसके सामने 2 प्रतिज्ञाएं थी। संसार को मारकर अपने बड़े भाई राज्यवर्धन की हत्या का बदला लेना, रासरी की कन्नौज के कारागार से मुक्त कराना। हर्ष ने अपने दिग्विजय के लिए प्रस्थान किया, लेकिन रास्ते में ही उसके ममेरे भाई भंडे ने सूचना दी कि रासरी कारागार से निकलकर विंध्याचल के जंगलों में सती होने के लिए चल पड़ी है।
इसलिए हर्ष अपनी सेना को भंडे के नेतृत्व में छोड़कर माधव गुप्त और कुछ चुने हुए सामंतों के साथ रासरे की खोज में चल पड़ा। उसने रासरे को ठीक उसी समय बचा लिया जब वह चिता बनाकर जलने जा रही थी। इसके बाद कन्नौज के मंत्रियों और अपनी बहन रासरे के आग्रह पर उसने कन्नौज के सिंहासन को स्वीकार कर लिया। थानेसर और कन्नौज के साथ मिल जाने से हर्ष की राजनीतिक और सैनिक शक्ति काफ़ी मजबूत हो गई थी। हर्ष के शासन संबंधी स्रोत। हर्ष के शासनकाल के बारे में जानने के लिए में ज़्यादा कठिनाई नहीं होती, क्योंकि उनके शासनकाल की घटनाओं की जानकारी के लिए साहित्यिक और अभिलेखीय सामग्री बहुमात्रा में उपलब्ध है। इनके अलावा चीनी यात्री हिनसांग और कुछ अन्य यात्रियों के लेखों से भी हम उनके शासनकाल की जानकारी प्राप्त करते हैं। उनके शासनकाल के प्रमुख स्रोत इस प्रकार हैं, जिसमें हिनसांग के बारे में जानते हैं हम। हिनसांग कौन था? हिनसांग भारत की यात्रा पर आने वाला एक प्रसिद्ध चीनी यात्री था। वह हर्ष के शासनकाल में भारत आया था। उसका भारत आगमन हर्ष के शासनकाल की ही नहीं, बल्कि भारतीय इतिहास की एक प्रसिद्ध घटना है। उसे यात्रियों का राजकुमार और नीति का पंडित व आधुनिक शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है। उनके पिता का नाम चीन हुई था। हिनसांग के बचपन का नाम चीन सी था। 13 वर्ष की आयु में ही वह बौद्ध धर्म की तरफ आकर्षित हुआ और 20 वर्ष की आयु में वह बौद्ध भिक्षु बन गया था। उसने चीनी भाषा में अनुवादित बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया, परंतु उसकी ज्ञान पिपासा यही तक शांत नहीं हुई। उसने भारत जाकर बौद्ध धर्म के मूल ग्रंथों का अध्ययन करने और महात्मा बुद्ध से जुड़े स्थानों के दर्शन करने का निश्चय किया। हिनसांग का भारत को प्रस्थान अपने राजा की आज्ञा लिए बिना ही 629 में अपने 2 साथियों के साथ उसने भारत की ओर प्रस्थान किया। वह कास्कर, समरकंद, बल्ख होते हुए बामियान पहुंचा। बामियान से हिनसांग पेशावर पहुंचा और सिंधु नदी को पार करके तक्षशिला पहुंचा। तक्षशिला व अफगानिस्तान के मध्य उसने स्तूप, चैत्य और बौद्ध विहारों को देखा। तक्षशिला से हिंदू कुश पर्वत माला को उसने पार करके कश्मीर में पहुंचा और इस मार्ग में उसे अनेक प्रकार की कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा। उसके साथी इन सब कठिनाइयों को सहन नहीं कर सके और वो स्वदेश लौट गए। हिनसांग अकेला ही भारत पहुंचा। 631 ईस्वी से 633 ईस्वी तक लगभग 2 वर्ष वह कश्मीर में रहा। उसने बौद्ध धर्म का अध्ययन किया। कश्मीर से वह पंजाब और थानेसर होता हुआ हर्ष की राजधानी कन्नौज पहुंचा, जहां सम्राट हर्षवर्धन से उसका परिचय हुआ। सम्राट हर्ष ने उसका स्वागत किया। कन्नौज से हिनसांग ने अयोध्या, प्रयाग, कौशाम्बी, कपिलवस्तु, कुशीनगर, वाराणसी, वैशाली, पाटलिपुत्र आदि स्थानों का भी भ्रमण किया। पाटलिपुत्र से चलकर वह बोध गया पहुंचा और वहां उसने बोधि वृक्ष की पूजा की। 637 ईस्वी में वह नालंदा विश्वविद्यालय गया। यहाँ के कुलपति शीलभद्र से उसने 2 वर्ष तक योग शास्त्र की शिक्षा ग्रहण की। इसके बाद बंगाल व उड़ीसा होता हुआ
वह पल्लव की राजधानी कांची पहुंचा। कांची से आगे वह नहीं जा सका। फिर वह उत्तर की तरफ चल पड़ा। यहाँ से वह चालुक्य शासक पुलकेशियन के राज्य मालवा वल्लभी होता हुआ सिंध पहुंचा। इसके बाद अपनी यात्रा के दूसरे दौर में वह नालंदा पुणे गया और इसके पश्चात कामरूप के राजा भास्कर वर्मन के आग्रह पर वह उसकी राजधानी भी पहुंचा। उसने हर्ष की कन्नौज की सभा और प्रयाग सम्मेलन में भी भाग लिया। इस प्रकार हम लगभग 15 वर्ष तक भारत में रहकर वह जालंधर होते हुए 644 ईस्वी में कपिसा पहुंचा। 645 में वह कासगढ़ और यारकंद आदि नगरों के मार्गों से होता हुआ वापस चीन पहुंचा। भारत से हेनसांग अपने साथ सोने चांदी की बनी 150 महात्मा बुद्ध की मूर्तियाँ, 561 हस्तलिखित ग्रंथ जो 20 घोड़ों पर लादे गए थे ले गया। चीन लौटने पर चीन के सम्राट ने उनका स्वागत किया और उसे बड़ा अधिकारी नियुक्त करना चाहा, लेकिन हेनसांग उसे स्वीकार नहीं किया। हेनसांग ने उसे स्वीकार नहीं किया। उसने अपना शेष जीवन बौद्ध ग्रंथों को चीनी भाषा में अनुवाद करने में ही व्यतीत किया। उसने कुल 74 ग्रंथों का अनुवाद किया। उसने भारत के 105 नगरों की यात्रा का विवरण अपने ग्रंथों में दिया। 664 में उनकी मृत्यु हो गई। उसने भारत के संबंध में एक ग्रंथ लिखा जो सीयू के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसका अर्थ है पश्चिमी देशों का विवरण। हेनसांग का यह ग्रंथ ऐतिहासिक दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण है, जिसमें उसने इस देश के जीवन के सभी पहलुओं का भली भांति वर्णन किया है। इस ग्रंथ के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बेन स्मिथ ने लिखा है, ये ग्रंथ ज्ञान का प्रमाणिक कोश है, जिससे हमें उस समय की भारत की राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति की जानकारी उपलब्ध होती है। हेनसांग का भारत विवरण। हेनसांग के विवरण से हर्षवर्धन के शासनकाल की हमें निम्नलिखित जानकारियाँ मिलती हैं, जिसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि राजा के विषय में उन्होंने क्या बताया है। हेनसांग 8 वर्ष तक हर्षवर्धन के राज्य में रहा। वह हर्षवर्धन के व्यक्तिगत जीवन और उनके सुव्यवस्थित प्रशासन से बड़ा प्रभावित हुआ। इसने हर्ष के बारे में बहुत सारी बातें लिखी हैं। सबसे पहले हेनसांग बताता है हर्षवर्धन के बारे में कि वो एक परिश्रमी, कर्तव्य पालक शासक था। हेनसांग ने हर्ष को परिश्रमी, कर्तव्यपरायण राजा बताया है। यद्यपि वह अन्य राजाओं की तरह ठाट बाट से रहता था, जैसा कि एक राजा रहता है, लेकिन उसे अपने कर्तव्यों का हमेशा ध्यान रहता था। वह सारा दिन राज के कार्यों, धार्मिक कार्यों में लगा रहता था। हेनसांग लिखता है कि राजा के लिए दिन बहुत छोटा होता था, जिसमें वह एक भाग राजकीय और 2 भागों में धार्मिक कार्य करता था। वह अधिक परिश्रमी था और जनसेवा में खाना पीना सोना तक भूल जाता था और समय समय पर प्रजा का ध्यान रखने के लिए राज्य का दौरा भी करता था। दूसरा, हेनसांग बताता है हर्षवर्धन के बारे में उदार और दानी। हर्षवर्धन बहुत ही उदार और
दानी शासक था। वह निर्धनों, ब्राह्मणों, बौद्धों और अन्य धर्म अनुयायियों को खुले मन से दान देता था। 643 ईस्वी के प्रयाग सम्मेलन में उसने अपना सारा राजकोष और आभूषण, कपड़े भी दान में दे दिए थे। लेकिन उनकी दंड व्यवस्था बहुत कठोर थी। वह जनता के प्रति दयालु और उदार था। उसने सड़कों के किनारे धर्मशालाएं बनवाई, जहां पर यात्रियों को निःशुल्क भोजन और दवाइयाँ दी जाती थी। आगे हेनसांग हर्षवर्धन के बारे में बताते हैं कि वो एक धार्मिक सहिष्णु राजा था। वो एक धार्मिक सहनशील शासक था। हेनसांग बताते हैं कि हर्षवर्धन पहले अपने पूर्वजों की तरह शिव तथा विष्णु का उपासक था, लेकिन बाद में वह बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी बन गया। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद भी अन्य धर्मों के प्रति उनकी रुचि में कोई कमी नहीं आई थी। प्रयाग के सम्मेलन में उसने बुद्ध के साथ साथ सूर्य और शिव की उपासना भी की थी। उसने इसी सभा में 300 ब्राह्मणों को भोजन भी करवाया। इस प्रकार बौद्ध मत का अनुयायी होते हुए भी उसके मन में अन्य धर्मों के प्रति श्रद्धा थी, जो उसकी धार्मिक सहनशीलता को दर्शाती है। कन्नौज के विषय में हेनसांग बताते हैं कि हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज भद्रविहार में हेनसांग ठहरा था। वह कन्नौज को एक वैभवशाली नगर बताता है। वह कहता है कि नगर के चारों ओर एक खाई थी और ऊंचे ऊंचे मीनार थे। इस नगर में अनेक वन, झील और तालाब हैं। यहाँ के निवासी धनी थे, संतोषी थे। हेनसांग उनके सदाचार और विनम्रता की प्रशंसा करता है। कन्नौज के निवासी विद्या प्रेमी थे। उनकी भाषा व उच्चारण शुद्ध था। वे बहुमूल्य एवं चमकदार वस्त्र पहनते थे। उसने कन्नौज में बौद्धों तथा अबौद्धों की संख्या बराबर बताई है। यहाँ कई सौ संघराम थे, जिनमें 10,000 भिक्षु थे, और यहाँ 200 मंदिर भी थे, जिनमें कई हजार अन्य धर्म के लोग भी रहते थे। हेनसांग के बारे में हम आगे दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे। धन्यवाद।